मैंने स्टॉक ट्रेडिंग सीखने में 10 साल बिताए। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फंड मैनेजर बनने के ठीक बाद मेरे माता पिता स्टॉक मार्केट की वजह से दिवालिया हो जाएंगे और एक बिल्डिंग से कूदने वाले होंगे। लेकिन यह नज़ारा देखकर मैंने सिर्फ डरा नहीं, बल्कि जोर से हंस पड़ा, क्योंकि इस दिन का इंतजार मैंने 20 साल से भी ज्यादा समय से किया था। लेकिन उस पल मेरी इस अजीब प्रतिक्रिया को देखकर मेरे सभी सहकर्मियों को लगा कि माता पिता के कूदने के सदमे से मैं पागल हो गया हूं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैं जो इंसान अब हूं वह इंसान नहीं है जो कुछ देर पहले था, बल्कि मैं 20 साल भविष्य से आया हुआ कोई इंसान हूं। असल टाइमलाइन में आज के दिन हांगकांग के स्टॉक अचानक और बिना किसी चेतावनी के धड़ाम से गिर गए, जिसके बाद मेरे माता पिता दिवालिया हो गए। इस दबाव को न झेल पाने के कारण वे छत से कूद गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि 48 घंटे बाद हांगकांग का स्टॉक मार्केट तेजी से ऊपर उठा, 7,000 अंकों की रिकवरी की और एक नया रिकॉर्ड बनाया। और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस बन गया। भले ही बाद में मैं अरबों की नेटवर्थ वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक गॉड बन गया, फिर भी यह जख्म कुछ खास पलों में मुझे आज भी कचोटता है। लेकिन जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी वह यह था कि अभी अभी मैं किसी तरह उस पल में वापस पहुंच गया था जब मेरे माता पिता कूदने वाले थे। इसलिए ठीक अगले ही पल मैं जितनी तेजी से दौड़ सकता था उतनी तेजी से छत की तरफ भागा, इस उम्मीद में कि मैं अपने माता पिता को बचा लूंगा। दरअसल अपनी पिछली जिंदगी में माता पिता के कूदने के बाद मैं घर लौटा था और जब मैं अपने पिता के विश्लेषण का अध्ययन कर रहा था तो मैंने पाया कि मेरे पिता का फॉर्मूला बिल्कुल सही था। लेकिन जिस रिश्तेदार शेन युआन ने हमें पैसे उधार दिए थे उसने नुकसान को रोकने के लिए न सिर्फ मेरे पिता का क्रेडिट कार्ड रद्द कर दिया, बल्कि हर जगह अफवाहें भी फैला दी, जिससे मेरे पिता के लिए अपने दाव को बचाने के लिए नए फंड उधार लेना नामुमकिन हो गया। यही वजह थी कि मेरे माता पिता 48 घंटे बाद मिलने वाली उम्मीद की उस किरण से चूक गए। यह सब सोचते हुए मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर भागा। लेकिन ठीक अगले ही पल जब मैंने अपने पिता को अपनी मां का हाथ पकड़े हुए देखा और वे बस कूदने ही वाले थे, तो मैंने अचानक जोर से चिल्लाया, पिताजी! मेरी आवाज सुनकर मेरे माता पिता पीछे मुड़े और उनके चेहरे पर गहरे पछतावे के भाव थे। हजान के पापा, मुझे अफसोस है कि हमने आपकी बाकी की जिंदगी बर्बाद कर दी। यह सुनकर मैंने जल्दी से कहा, कोई माफी नहीं डैड, आपकी थ्योरी सही है, बस 2 दिन और रुक जाइए, हांगकांग का बाजार फिर से ऊपर उठेगा। यह सुनकर मेरे माता पिता एक पल के लिए रुके, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड के लिए। सावधान रहो डैड, जिस पैसे का इस्तेमाल हम नुकसान की भरपाई के लिए करने वाले थे वह पहले ही फ्रीज हो चुका है। पापा को इससे पीछे हटने के लिए मनाने की कोशिश मत करो। मैं आपको हमारे परिवार का 4 मिलियन का कर्ज अपने ऊपर लेने नहीं दे सकता। धत तेरे की। मैंने अनगिनत बार इस दिन पर वापस आने का सपना देखा था, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी। भले ही किस्मत ने मेरी मुराद पूरी कर दी हो, लेकिन मेरे पिता ने सारी उम्मीदें खो दी थीं। मैं चाहे कुछ भी कहता, मैं उनकी मरने की इच्छा को बदल नहीं सकता था। सिर्फ एक ही मौका है। इसलिए मैंने जल्दी से अपना बीपर निकाला और अपने पिता से चिल्लाकर कहा, डैड, मेरे पास नुकसान की भरपाई करने का एक तरीका है क्या? उस पल मेरी बातें सुनकर मेरे माता पिता जम से गए। 1998 में बौद्ध राज्य के वित्तीय संकट के ठीक बाद हांगकांग के शेयर बाजार को जबरदस्त झटका लगा था। क्यूशू के वित्तीय बाजार को भारी तबाही का सामना करना पड़ा। निवेश के देवता सोरोस ने एशिया की वित्तीय संरचना को भांप लिया और हांगकांग के शेयरों को शॉर्ट करने के लिए भारी पूंजी का इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने अरबों डॉलर कमाए। किताबों में तो यही लिखा है, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्यूशू में निवेश के अवसरों की कमी थी, जिससे एक वित्तीय खामी पैदा हो गई, जिसका फायदा सोरोस ने उठाया। इसलिए मैंने समय बचाने की कोशिश की। डैड, मुझे आपको एक खबर दिखानी है।
8 अगस्त को ही क्यूशू के अधिकारियों ने शेयर बाजार को बचाने की एक योजना की घोषणा कर दी थी। क्यूशू बैंक हांगकांग को बचाने के लिए बाजार में पैसा डालेगा। बस इन 2 दिनों तक टिके रहिए और बाजार फिर से ऊपर उठ जाएगा। उस पल हांगकांग को बचाना, मेरे पिता की भौहें तन गईं। क्या यह मुमकिन भी है? हांगकांग का बाजार इतनी तेजी से इसलिए गिरा क्योंकि सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती। अगर वे दखल देने की कोशिश करते हैं तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी और क्यूशू की पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। यह देखकर कि मेरे पिता को शक था, मैंने अपनी बात जारी रखी। डैड, मेरी बात सुनिए। मैंने क्यूशू के आर्थिक माहौल का अध्ययन किया है। क्यूशू इस समय निवेश के संकट से जूझ रहा है। बाकी सभी देशों ने क्यूशू में निवेश रोक दिया है। हांगकांग के शेयर ही उनके लिए एकमात्र रास्ता है। क्यूशू अभी भी नोट छाप रहा है और ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। पिताजी, क्या आप ट्रेडर नहीं हैं? यह लंबे समय के लिए निवेश करना। लंबे समय के लिए निवेश करने का सीधा सा मतलब है लगातार ऐसी निवेश संपत्तियां खरीदना जिनसे कम समय में तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हें लंबे समय तक अपने पास रखा जाए तो वे टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए जीवन रेखा बन सकती है। अगर क्यूशू के अधिकारी उन बुनियादी ढांचे के निवेशों को सार्थक बनाने के लिए लंबे समय का नजरिया अपनाना चाहते हैं, तो वे हांगकांग के बाजार को गिरने नहीं दे सकते। वे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। यह बात समझ में आती है। किसी वजह से मेरे पिता शेनजेन, जो अपनी पूरी जिंदगी एक गद्दार रहे थे, उन्हें अचानक लगा कि मेरी बातों में उनके सालों के अनुभव से कहीं ज्यादा वजन है। तुम्हें पता है, वित्त और नीतियां आपस में बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। लेकिन पिताजी, सुनिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शेनजेन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने दांत भींचते हुए कहा, आपको पता है न कि मैं पिछले कुछ समय से बाजार पर नजर रखने में आपकी कैसे मदद कर रहा हूं। मैंने खुद भी एक कंपनी में नौकरी कर ली है और जब मेरे बॉस ने मेरी काबिलियत देखी तो उन्होंने मुझे 45 मिलियन वाला एक ग्रुप अकाउंट सौंप दिया। आपको पता है न कि इसका क्या मतलब है? क्या? शेनजेन के पिता हक्के बक्के रह गए। वे वहीं जम से गए। हर सिक्योरिटीज ग्रुप एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सिक्योरिटीज कमीशन से मिलकर बना होता है। बोर्ड आमतौर पर पैसे जुटाने के लिए एक ग्रुप अकाउंट बनाता है और फिर अंदरूनी जानकारियों, इनसाइड इन्फो के आधार पर कम दाम में शेयर खरीदकर ज्यादा दाम में बेचता है ताकि बाजार से थोड़ा अतिरिक्त मुनाफा कमाया जा सके। इस तरीके को ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन ग्रुप के पैसे को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी होता है। श्याओजान, तुम इस पैसे को हाथ भी नहीं लगा सकते। शेनजेन के पिता बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वे तुम्हें जान से मार देंगे। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन शेनजेन इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने अपने दांत भींचे और पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। पिताजी, अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं तो मुझे बस 2 दिन का समय दीजिए। मुझे अपना निजी अकाउंट इस्तेमाल करने दीजिए ताकि मैं इस पूरी स्थिति को संभाल सकूं। क्या ऐसा करना मुमकिन भी है? आज की तारीख तक शेनजेन के पिता को कुल मिलाकर 2 मिलियन का नुकसान हो चुका था और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्हें अभी भी 4.5 मिलियन और चाहिए थे। लेकिन अगर शेनजेन ने ग्रुप के फंड को हाथ लगाया और उसे नुकसान हो गया तो बात 4.5 मिलियन से कहीं ज्यादा बड़े नुकसान की होगी। शेनजेन की आंखों में वह फौलादी सा दृढ़ संकल्प देखकर पिता शेन समझ गए कि वह अपनी बात को लेकर कितना गंभीर है। कोई और चारा न देखकर वह और मां शेन छत से नीचे उतर आए। शेनजान को अपना पर्सनल अकाउंट नंबर और डॉक्यूमेंट्स देते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। जियाओजान, अगर तुम हारे तो मैं तुम्हारे साथ कूद जाऊंगा। शेनजान ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हम नहीं हारेंगे। अपने पिछले जन्म में एक फाइनेंशियल टाइकून बनने के बाद शेनजान ने एक मशहूर बात कही थी, फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ एक ही मौका मिलता है। चाहे तुम्हें कितना भी पता हो, चाहे तुम कितने भी फैसले लेने में माहिर क्यों न हो,
अगर तुमने वह एक मौका गवा दिया तो तुम एक ही सेकंड में सब कुछ खो सकते हो। क्या तुम्हें अपनी ही थ्योरी पर यकीन है? एक ऐसा जुआ जिसमें तुम जीतकर बेहिसाब अमीर बन सकते हो या हारकर पूरी तरह बर्बाद और बेघर हो सकते हो। स्टॉक मार्केट में अनगिनत लोग हारे हैं, इस भरोसे पर टिके रहे कि वे हार नहीं सकते और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। कितने लोग आखिर में खाली हाथ रह जाएंगे? शेनझान जल्दी से वहां से निकल गया। उसके दृढ़ इरादे को उसकी पीठ से ही पहचाना जा सकता था। शेन परिवार पूरी तरह टूट चुका था। यह सब तुम्हारी गलती है। हमारे बेटे की जान दांव पर लगी है। तुम बुढ़े कमीने। शेन की मां का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। युआनहाओ सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर शेनझान तेजी से अपने डेस्क पर वापस पहुंचा। डायरेक्टर इवेन ने शेनझान को लौटते देखा और उसे हैरानी और तिरस्कार भरी नजरों से घूरा। डॉस ने आखिरकार कंपनी नहीं छोड़ी। करोड़ों की दौलत वहां डूब गई और अब भी वापसी के बारे में सोच रहा है। इससे तो अच्छा है कि मर ही जाए। उसके कहने पर सभी कर्मचारी अपने अपने डेस्क पर लौट आए। लेकिन अवन ने देखा कि शेनझान बेहद तनाव में पूरी एकाग्रता से काम कर रहा था। रुको, क्या उसके परिवार के अकाउंट में अभी भी पैसे बचे हैं? इवेन ने हैरानी से पूछा। डिजिटल कंप्यूटर के सामने बैठकर शेनझान ने खुद को शांत करने की जबरदस्त कोशिश की। उसने एक गहरी सांस ली। कंपनी का अकाउंट खोलने के बाद उसने तेजी से अपने पिता का पर्सनल अकाउंट नंबर डाला। जटिल प्रक्रियाओं के बीच उसने कंपनी के अकाउंट से 4.5 मिलियन की रकम ट्रांसफर कर दी। क्या यह 4.5 मिलियन है? फाइनेंस तो बस एक जुआ है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। भले ही शेनज़ेन को पता था कि हांगकांग का शेयर बाजार 2 दिनों में फिर से ऊपर उठ जाएगा, फिर भी वह इतना घबराया हुआ था कि उसे पसीना आ गया। इवान अपनी सालों की सिक्योरिटीज के अनुभव पर भरोसा करते हुए दूर से ही उस पर नजर रखे हुए था। उसे पक्का यकीन था कि शेनज़ेन एवरेजिंग डाउन कर रहा है। लेकिन शेनज़ेन अपना काम करता रहा। स्क्रीन को पूरे 10 मिनट तक घूरने के बाद शेनज़ेन की नजर अचानक सख्त हो गई। कंपनी के अकाउंट में फिर से लॉग इन करते ही इवान को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वह धीरे धीरे शेनज़ेन की तरफ बढ़ा। शेनज़ेन पूरी एकाग्रता से डिजिटल कंप्यूटर को घूर रहा था। उसके मन में एक साहसी विचार आया। लेवरेज्ड फाइनेंस गेम्स का सबसे रोमांचक हिस्सा है लगातार लेवरेज बढ़ाना और मुनाफे को तेजी से बढ़ने देना। पूरे 40 मिलियन अभी लगा दो। उसने कीबोर्ड पर 2 बार टैप किया। शेनज़ेन आंखें फाड़े देखता रहा। जैसे ही कंपनी के अकाउंट से 45 मिलियन की रकम खत्म हो गई, उसने एक गहरी सांस ली और उसे वह रोमांच याद आ गया जब उसने अपने पिछले जीवन में एक बार सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसके मन में एक जबरदस्त विचार उठा। मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है, बशर्ते मैं हिम्मत न हारूं। बस ये 2 दिन किसी तरह निकल जाए। मैं यकीनन सबसे निचले स्तर पर शेयर खरीद लूंगा। फंड ट्रांसफर करने के बाद चार्जेस ने उसके अकाउंट से एक बड़ी रकम काट ली। शेनज़ेन ने तुरंत दोनों अकाउंट से लॉग आउट किया और तेजी से कंपनी से बाहर निकल गया। भले ही इविन अब तक एक बेवकूफ बन गया होता, फिर भी वह समझ जाता कि शेनज़ेन शर्मिंदगी के मारे भाग रहा है। धत तेरे की! इस लड़के ने अभी भी क्या कर डाला? क्या इसने सरकारी पैसों में हेराफेरी की है? इविन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर शेनज़ेन की पहुंच कंपनी के पैसों तक थी ही नहीं। लेकिन उस जमाने में डिजिटल कंप्यूटर में फाइल रिकॉर्ड मिटाने का फीचर नहीं होता था। जब इविन ने जांच की तो उन 2 ट्रांजैक्शन को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लगभग जमीन पर ही गिर पड़ा। क्या उसने सचमुच प्रेसिडेंट यांग के अकाउंट को हाथ लगाया था? पूरी रात शेनज़ेन बेहाई शहर की सड़कों पर पागलों की तरह भागता रहा। उसे पता था कि लुआनहाउ सिक्योरिटीज का चेयरमैन यांग डोंग उसके पीछे पड़ा है और उसे जिंदा ही नोच खाना चाहता है। लेकिन इतना भी काफी नहीं था। जल्दबाजी में वह एक दुकान पर गया। शेनज़ेन ने खुद को शांत किया
और वहां से कागज उधार लेकर 2000 शब्दों का एक लेख लिखा और उसे युआन हाउस सिक्योरिटीज के ग्रुप चेयरमैन के दफ्तर भेज दिया। उसके बाद उसने अपने बचपन के दोस्त के लैंडलाइन पर फोन किया। जियाओ जान, क्या तुम अपनी जान गंवाने पर तुले हो? क्या तुमने प्रेसिडेंट यांग के पैसों को हाथ लगाया है? क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही अपने बचपन के दोस्त को बीपर के जरिए यह बात बता दी थी। वोंग यू काफी देर से इंतजार कर रहा था और फोन उठाते ही उसने शेनजेन को गालियां देना शुरू कर दिया। वोंग यू के पिता हाउस सिक्योरिटीज ग्रुप के चेयरमैन यांग डोंग के बिजनेस पार्टनर है। पुराने दिनों में वही वह इंसान था जिसने शेनजेन को युआनहा सिक्योरिटीज ग्रुप में नौकरी दिलाने में मदद की थी। माफ करना, शेनजेन ने शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा। भाई, इस बार मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया है। ऐसा मत कहो। वोंग यू और शेनजेन भाई भाई की तरह एक साथ बड़े हुए थे। उनकी दोस्ती परिवार जैसी गहरी थी। भाई, क्या तुम्हारे पास अभी पैसे हैं या रहने के लिए कोई जगह? चलो, मैं तुम्हें एक पता देता हूं, पहले तुम वहां जाकर छिप जाओ। ये शब्द सुनकर शेनजेन के दिल को बहुत सुकून मिला। अपनी पिछली जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में वोंग यू ने ही उसकी रोजमर्रा की सारी जरूरतों का ध्यान रखा था। उसे पता था कि इस अमीरजादे को सचमुच पैसे या शोहरत की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपने भाई जैसे रिश्ते की परवाह थी। आया, मैं तुमसे कुछ पैसे उधार लेना चाहता हूं। बकवास बंद करो। क्या मैं अभी तुम्हें पैसे उधार देने ही वाला नहीं था? वोंग यू ने गाली दी। मेरे अकाउंट में अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। शेनजान की आंखें एक शिकारी की तरह सुनहरी चमक से चमक उठीं। भाई, मुझे पता है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए 5 मिलियन की विरासत और एक घर छोड़ गए थे। अगर तुम उस घर को गिरवी रख दो तो शायद तुम्हें 7 मिलियन मिल जाएंगे। मुझे पूरे 12 मिलियन उधार दे दो। क्या तुम हैरान रह गए? मैं इतने पैसे एक साथ कैसे जुटाऊंगा? मेरे अकाउंट में तो 1.2 मिलियन भी नहीं है। मुझ पर भरोसा करो। शेनजान जानता था कि उसके पास समझाने का समय नहीं है। उसने जोर देकर कहा कि इस बार के बाद मैं जिंदगी भर तुम्हारी दौलत की गारंटी लूंगा। मैं अब फोन काट रहा हूं। कल मेरे फोन का इंतजार करना। हेलो धराम। इससे पहले कि वोंग यू जवाब दे पाता, शेनजान ने फोन काट दिया। फिर तुरंत यांग डोंग के ऑफिस में फोन किया। इस समय यांग डोंग के ऑफिस के अंदर एक बेचैन अध उम्र का आदमी एक जाने माने अर्थशास्त्री के साथ इंतजार कर रहा था। उसने फोन उठाया। धराम। शेनजान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसों को हाथ लगाने की? जब यांग डोंग को पता चला तो वह तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने मेज पर जोर से हाथ पटका और सीधा खड़ा हो गया। अगर बोर्ड के सदस्यों को 45 मिलियन के ठिकाने के बारे में पता चल गया तो यह सोचकर ही वह डर से कांपने लगा। यह पैसा कभी किसी की नजर में नहीं आना चाहिए। प्रेसिडेंट यांग, जब आपने मुझे अकाउंट दिया था तो उसमें सिर्फ 20 मिलियन थे। मैंने उन्हें आपके लिए बढ़ाकर 45 मिलियन कर दिया। यांग डोंग की खून जैसी लाल आंखें घूर रही थीं। हमारे पास बोर्ड से 200 मिलियन का बैकअप था और हमने तुम्हें कुछ अंदर की जानकारी भी दी थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम 20 मिलियन का मुनाफा कमाने की बात कर सकते हो? यांग डोंग सच कह रहा था। असल में यह पैसा कोई भी ठीक ठाक ट्रेडर थोड़ी बहुत पेशेवर जानकारी से कमा सकता था। लेकिन मैं तुम्हें अपनी कुल संपत्ति को 10 गुना बढ़ाने का एक मौका दे रहा हूं। शेनजान की सबसे ठंडी आवाज फोन पर सुनाई दी। बस 48 घंटों के लिए मेरे काम में दखल मत देना। मुझे 48 घंटे दो। तुम पागल हो। यांग डोंग इतना गुस्सा था कि बस फटने ही वाला था और सिरदर्द के साथ अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। तुम हांगकांग के शेयरों में निवेश कर रहे हो। तुमने जापानी शेयर क्यों नहीं चुने? अगर इस बेवकूफ ने शेनजेन में जापानी शेयरों में निवेश किया होता तो भले ही नुकसान होता,
यांग डोंग फिर भी बोर्ड को 10 मिलियन से ज्यादा की रिकवरी करने में मदद कर सकता था। लेकिन हांगकांग के शेयरों की मौजूदा हालत को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ गंवा देगा। मैंने तुम्हें अपनी थीसिस का सारांश पहले ही भेज दिया है। यह तुम्हारे लिए जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है। बाहर में जाओ। यांग डोंग ने फोन काट दिया। मैंने गालियां देना शुरू कर दिया। मैं 24 घंटे के अंदर तुम्हारी जान ले लूंगा। उस सुनसान ऑफिस में मैंने कुछ फेंक दिया। यांग डोंग ने निराशा में अपना सिर पकड़ लिया। डेस्क पर एक फैक्स पड़ा था। उसे इस बेकार चीज को देखने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इसे लो और एक नजर डालो। चिरकर यांग डोंग ने फैक्स उठाया और अपने बगल में बैठे अर्थशास्त्री की तरफ फेंक दिया। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर डजांग कोंग। मिस्टर यांग, चिंता मत करो। मेरे यहां रहते हुए तुम कम से कम अपनी लागत तो वसूल कर ही लोगे। डजांग कोंग खड़ा हुआ और बोला, लेकिन तथ्यों को ध्यान से पढ़ने के बाद उसकी आंखें और भी ज्यादा चौड़ी होती गईं। उसकी भावनाएं ऐसे ऊपर नीचे हो रही थीं जैसे वह किसी रोलर कोस्टर पर बैठा हो। वह पूरी तरह से हैरान था। कैसा है? यांग डोंग ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए पानी का एक घूंट लिया। एक पल सोचने के बाद जैंगकोंग बस यांगडाग को घूरता रहा। उसने घूंट भरा। तुम्हें अपनी पोजीशन 200 मिलियन से बढ़ा देनी चाहिए। फैंगडाग ने तो अपना पानी ही थूक दिया। पागल। यहां हर कोई पागल है। यांगडाग को लगा जैसे वह किसी बुरे सपने में फंस गया हो। मिस्टर यांग, मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूं। जरा कृपया पहले इसे देख लीजिए। जैंगकोंग ने मुश्किल से वह कागज यांगडाग को वापस थमाया। इस पल पूछताछ शब्द सुनकर यांगडाग की तो लगभग यह इच्छा हो गई थी कि वह यमराज को ही ऊपर बुला ले, ताकि वह लोगों से पूछताछ करे और उन्हें नरक के 18वें तल पर ले जाए। उसे यह सारांश पत्र पढ़ने के लिए मजबूर करना निश्चित रूप से एक बेहद मुश्किल काम था। अगले 10 साल गुजो की आर्थिक रिपोर्ट। लेखक शेन सू काफी हिम्मत वाला है। यांगडाग ने मन ही मन कोसा। ग्रुप बोर्ड के सदस्य के तौर पर यांगडाग कभी एक बहुत बड़ी हस्ती हुआ करता था जो अरबों के फंड संभालता था। उसने हर तरह के उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन इस कागज को पढ़ने के बाद उसकी आंखें एक पल के लिए जमसी गईं। फिर उसने इसे दोबारा पढ़ा। कागज के सारांश में शेंसू ने गुजो की बाजार बचाव नीति को पूरी तरह से समझाया था और यह निष्कर्ष निकाला था कि यह सदी में एक बार मिलने वाला अवसर है। मिस्टर जैंग, आपकी क्या राय है? यांगडाग अचानक अपनी सुध-बुध में लौटा। उस पल वह कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। यह सारांश अनगिनत लंबे लंबे लेखों और ग्राफ चार्ट से कहीं ज्यादा बेहतर था। गहरी सोच में डूबे हुए उसने कहा, क्या यह सच में किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो अपनी 20s की शुरुआत में हो? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। यह किसी नौजवान बच्चे का काम है। यह तो बिल्कुल किसी अकादमिक विद्वान, एकेडमिशियन के स्तर का है। एक अकादमिक विद्वान। यहां तक कि 90 के दशक में भी एक प्रोफेसर वह हस्ती होती थी जिसके आगे यांगडाग जैसे बड़े बड़े लोग भी अपनी मर्जी से आते जाते थे। यह किस तरह की बात है? उसने पहले कभी ऐसा कुछ देखा भी नहीं था। मिस्टर जैंग, क्या आप सच में यह कहना चाहते हैं कि हमें अपना दाव जारी रखना चाहिए? यांगडाग को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन काफी देर तक सोचने के बाद भी जैंगकोंग कोई जवाब नहीं दे पाया। आखिरकार उसने आह भरी और कहा, मेरी काबिलियत काफी नहीं है। जिस इंसान ने यह रिपोर्ट लिखी है उसकी सोच अपने समय से बहुत आगे है। तुम्हें जवाब तभी मिलेगा जब तुम उससे सीधे पूछोगे। सुबह सवेरे गेट के पास झाड़ियों में पूरी रात दुबके रहने के बाद शेन जून को कदमों की एक आहट सुनाई दी। अचानक उसने अपनी आंखें खोल दीं। उसने एक मोटे आदमी को देखा जिसने सोने की चेन पहनी हुई थी और वह 7-8 गुंडों को साथ लेकर बिना रुके शेनजेन के विला की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। भाइयों, याद रखना, कोई भी कीमती चीज तोड़ना मत।
बस लोगों को मारना और यह पक्का करना कि तुम जमीन के कागजात छीन लो। शेन युआन, वह कमीना। शेनजे ने उसे घूरा। उसकी आंखें उसी पल गुस्से से लाल हो गईं। उसका गुस्सा इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था मानो वह उसे कच्चा ही चबा जाएगा। अपने पिछले जन्म में शेन के पिता की मौत के बाद इस आदमी ने एक जाली एग्रीमेंट का इस्तेमाल करके उनके परिवार का विला हथिया लिया था। असल में उसने उन्हें सिर्फ 10 लाख से कुछ ज्यादा ही उधार दिए थे, लेकिन विला की कीमत ही लगभग 7 लाख थी। और तो और, जिस जमीन पर वह विला बना था वह बेहद कीमती कमर्शियल प्रॉपर्टी थी। मेरे पिताजी की मौत के बाद इस नीच आदमी ने इस जमीन के टुकड़े से लाखों कमाए। शेनजे ने गुस्से से अपने दांत भींचे। इस कमीने ने हमें पैसे सिर्फ इसलिए उधार दिए थे ताकि वह हमसे जमीन का यह टुकड़ा छीन सके। वह किसी पर भरोसा नहीं करता था, यहां तक कि अपनी खुद की बेटी पर भी नहीं। कंपनी की सारी मुहरें और दस्तावेज उसकी गाड़ी में ही रखे रहते थे और एक कॉम्बिनेशन लॉक से सुरक्षित रहते थे। शेन युआन, इस बार मुझे पिछले जन्म का हिसाब किताब चुका लेने दे, लेकिन कल के बाद मैं तुझे एक मौका दूंगा। शेनझान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जिनमें क्रूरता की एक झलक थी। जब तक तुझमें जरा भी जमीर बाकी है, यह सब खत्म होने के बाद मैं तुझे 5 करोड़ दूंगा। जब शेन युआन अपने गुंडों के साथ अकड़ते हुए विला में दाखिल हुआ तो शेनझान ने अपने हाथ से स्टील के तार का एक टुकड़ा निकाला और अचानक शेन युआन की ब्यूक गाड़ी की तरफ लपका। खट खट। अपने पिछले जन्म में शेनझान दुनिया से निराश हो चुका था। गुजारा करने के लिए उसने हर तरह की नौकरियां की थीं। ताला बनाने वाला, डिलीवरी बॉय, ट्रक ड्राइवर, उसने सब कुछ किया था। आप कह सकते हैं कि जमीन से जुड़े ये सारे अनुभव उसके खून में रच बस गए थे और उसकी जीने की कला बन गए थे। एक तीखी खट की आवाज के साथ शेनझान ने सिर्फ एक तार का इस्तेमाल करके शेन युआन की गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। अंदर उगभीक भी रिश्तेदार तो अजनबियों से भी कम भरोसेमंद होते हैं, लेकिन अभी भी वह खुद को सामने नहीं ला सकता था। शेनझान की यादों में शेन युआन, यह कमीना, हमेशा गाड़ी से आता था और उसकी एक आदत थी से एक लोहे का बक्सा दिखा जो एक कॉम्बिनेशन लॉक से बंद था। शेनझान हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन तभी उसकी नजर पिछली सीट पर बैठी एक लड़की पर पड़ी जो उसे ही देख रही थी। चचेरी बहन। शेनझान ने ठंडी हवा का एक झोंका अंदर खींचा। यह एक बेहद खूबसूरत और शालीन लड़की थी जिसने हरे रंग की फूलों वाली ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी लंबाई लगभग 1.7 मीटर थी। उसके बाल लंबे और लहराते हुए थे और आंखें तारों जैसी चमकदार थीं। उसकी त्वचा दूध जैसी गोरी थी और उसमें एक ऐसी ताजगी भरी शालीनता थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। बहन, मेरा एक जरूरी काम चल रहा है। लगता है इस बार मुझे तुम्हें थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी। शेनझान एक गहरी सांस लेते हुए ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। चचेरी बहन शेन की आंख एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई। फिर उसने शेनझान को कोहनी मारी। तुम यह सब क्यों कर रहे हो? अगर मेरे पिताजी को पता चल गया कि तुम उनकी गाड़ी चला रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं। उसकी हिम्मत नहीं कि वह मुझे मार दे। शेनझान ने ताना मारा। वह बस बातें ही करता रहता है। शेनकान अपनी जगह पर ही जम गई। उसे किसी तरह यह महसूस हुआ कि आज उसका चचेरा भाई कुछ अलग लग रहा था। शेनझान पहले बहुत ही शांत और अपनी दुनिया में रहने वाला लड़का था। उसे बस फाइनेंस की पढ़ाई में ही दिलचस्पी थी, लेकिन आज वह न सिर्फ निडर लग रहा था बल्कि उसमें एक खास तरह का मर्दानापन भी झलक रहा था। दीदी कान, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। असल में छोड़ो। चलो तुम्हारी माँ के घर चलते हैं। तुम्हारी माँ अभी बेहाई में है। बिना किसी और चर्चा के शेनझान ने जल्दी से कार का दरवाजा बंद किया, बिग स्टार्ट की और गाड़ी आगे बढ़ा दी। शेनकान पूरी तरह से हैरान होकर शेनझान को देखती रही। भाई, क्या अंकल ने हमारे परिवार को पैसे उधार नहीं दिए थे? क्या मैं अभी यहां हमारे लिए कुछ पैसे कमाने ही तो नहीं आई हूं? शेनझान ने लोहे के बक्से पर थपथ पाया। बिल्कुल नहीं, शेनकान ने विरोध किया। उस कॉम्बिनेशन से तो मुझे भी डर लगता है। जैसे ही शेनकान ने अपनी बात खत्म की,
उसने देखा कि शेनजान ने बड़े ही आराम से हाथ बढ़ाया और 44 साउथ दबा दिया। बक्सा तुरंत खुल गया। तुम्हें यह कैसे पता चला? शेनकान ने हैरानी से पूछा। बेवकूफ! शेनजान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने हार्बर सिटी के बाहरी इलाके की तरफ नजर डाली और कहा, यह कोई आम लॉक बॉक्स नहीं है। इसे तुम सिर्फ पासवर्ड डालकर ही खोल सकती हो। जब गाड़ी चल ही रही थी, शेनकान इतनी हैरान हुई कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह शेन युआन की बेटी है और उसे भी इस बारे में पता नहीं था। शेनजान आगे बढ़ा। बहुत हो गई बातें, शेनजेन ने माथे पर बल डालते हुए कहा। मैं जल्द ही एक दोस्त से मिलने वाला हूं, इसलिए आज तुम मेरे साथ ही रहोगी। मैं तुम्हें बढ़िया खाने पीने के लिए बाहर ले जाऊंगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें यह बात राज रखनी होगी, जोर जबरदस्ती करने वाले शेनजेन के सामने। शेनकान एक शर्मीली लड़की की तरह थोड़ी सिकुड़ गई। वह एकटक शेनजेन के चेहरे को देखती रही। कुछ ही देर बाद हार्बर सिटी के नए इलाके में। ओह, तुम्हारे यहां सब कैसा चल रहा है? शेनजेन एक सुनसान पब्लिक फोन बूथ पर पहुंचा। उसने वांग यू से संपर्क साधा, लेकिन अचानक पीछे से एक दबी हुई आवाज आई। तुम फिर यहां क्यों आ गए? क्या तुम यहां फोन करते समय थोड़ा और सावधान नहीं रह सकते? शेनजेन झुंझलाहट के साथ पीछे मुड़ा। उसने देखा कि बेसबॉल के पहने एक लंबा चौड़ा आदमी, जिसके हाथ में एक पुराना ब्रिक फोन, बड़ा सा फोन था, उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसने कहा, यह नंबर इसी ब्रिक फोन का है। शेनजेन ने हैरानी से पूछा। मजाक नहीं कर रहा? उस आदमी ने झल्लाकर कहा। क्या मेरे पिताजी ने मुझसे यह नहीं कहा था कि मुझे चुपचाप रहना है? उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी को कुछ मत बताना, लेकिन मैं तुम्हें यह बता सकता हूं। तुम जो भी करो, इस पैसे को शेयर बाजार में मत लगाना। मैं इसे शेयर बाजार में ही लगाने वाला हूं, शेनजेन ने साफ साफ कह दिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वांग यू ने उसे घूर कर देखा और फिर बिना खुद को रोक पाए उसने अपने आसपास का जायजा लिया। वह थोड़ा झुककर बोला, भाई, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं इतना सारा पैसा कहीं और से नहीं ला सकता था। यह नकद पैसा मैंने अपने पिताजी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से जबरदस्ती निकाला है। मैं कुछ समय के लिए कहीं छिपकर रहने वाला हूं। इसमें कितने पैसे हैं? शेनजेन ने तुरंत पूछा। 80 लाख से ज्यादा। वांग यू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, मैंने अपने पिताजी को कुछ नींद की गोलियां खिला दी है। जब तक वे जागेंगे, तब तक वे यकीनन मुझे जिंदा ही बांधकर रख देंगे। यही तो है वफादारी। जितनी हमने उम्मीद की थी, उतना तो नहीं है, लेकिन 80 लाख भी शेनजेन की योजना का आधा हिस्सा पूरा करने के लिए काफी है। और वांग यू के पीछे उसके पिताजी की मर्सिडीज खड़ी थी। शेनजेन ने उसके कंधे पर थपथपाया और पैसे लेने के लिए गाड़ी की डिक्की की तरफ बढ़ गया। उसने कहा, अब तुम भाग नहीं सकते। मुझे अभी भी किसी चीज में तुम्हारी मदद चाहिए। क्या बात है, भाई? क्या तुम सच में मुझे मरवाना चाहते हो? मेरे पिताजी तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। वांग यू ने शेनजान को एक घूंसा मारा, लेकिन शेनजान जरा भी नहीं हिचकिचाया और उसने गाड़ी की डिक्की से पैसों से भरे 2 ट्रैवल बैग निकाल लिए। वह ठंडे लहजे में बोला, शांत हो जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम आखिर उसके असली बेटे ही तो हो। इस बार बहुत बड़ा दाव लगाने वाला हूं। अगर यह दाव सफल हो गया, तो इससे जो पैसा मिलेगा, उससे हम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी ऐशो आराम से बिता सकेंगे। अब हमारे पास बस 30 घंटे से कुछ ही ज्यादा समय बचा है। कुछ अकाउंटेंट्स, लेखाकार ढूंढने में मेरी मदद करो। कुछ हजार रुपए लेकर एक शेल कंपनी, कागजी कंपनी बनाओ। उसके जरिए एक सिक्योरिटीज अकाउंट खोलो। आज मैं 50 लाख रुपए का इंतजाम कर रहा हूं। हम इन 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा की रकम को आपस में बांट लेंगे और किश्तों में उन कंपनी अकाउंट्स में वायर ट्रांसफर कर देंगे। वू ने सीधे शेनजान की आंखों में देखा। उसे अचानक ऐसा लगा कि उसका बचपन का दोस्त अब उसके लिए एक अजनबी बनता जा रहा है। यार, सच कहूं तो अगर मुझे ये 80 लाख रुपए वापस नहीं मिले, तो मेरे पिताजी दिवालिया हो सकते हैं।
वांग यू कांपते हुए अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में बताने लगा। उसे असफलता का डर सता रहा था। हमारे पास बस यही सारा कैश फ्लो, नकद पूंजी बचा है। बिल्कुल नहीं, शेनझान ने वांग यू को पकड़ते हुए कहा, मेरे साथ आओ। पहले हम अपना काम शुरू करते हैं। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे पिताजी को फोन करूंगा और उन्हें एक बहुत बड़ा तोहफा भेजूंगा। चांगपिंग गांव, बेहाई शहर। सोने के फ्रेम वाला चश्मा लगाए, अच्छे कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी हर जगह शेनझान के माता पिता को ढूंढ रहा था। आखिरकार ड्राइवर की मदद से उसे शेन के पिताजी एक गांव के घर में मिले। वे बूढ़े वांग के साथ बैठे हुए थे और पूरी तरह से टूट चुके थे। उनका दिल गम से भरा हुआ था। यह आदमी वांग यू का पिता था। शेन के माता पिता को जिस बात ने सबसे ज्यादा निराश और दुखी किया था, वह यह खबर थी कि शेनझान के चक्कर में वांग यू ने 80 लाख रुपए गंवा दिए थे। कितना बड़ा पाप था यह। शेन की मां फूट फूट कर रो रही थी और लगातार शेन के पिताजी के कंधे पर हाथ मार रही थी। मैंने तुम्हारे जैसे आदमी से शादी ही क्यों की? अब मैं वांग परिवार का सामना कैसे करूंगी? मैं अपने ही बेटे का सामना कैसे करूंगी?